कि इस देश के लिए ये इंडी अलायंस क्या एक जहर बन करके खड़ी हो रही थी। इनका विजन ही था कि हमको बस नरेंद्र मोदी को हराना है। नरेंद्र मोदी गुंडा थोड़ी है भाई, वो इस देश के लिए कश्मीर में टारगेट किलिंग्स होनी चाहिए, कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप पनपने चाहिए, ये इनकी सोच है। कि राहुल गांधी एक यात्रा पे निकले हुए थे, न्याय यात्रा थे, न्याय अपने लिए मांग रहे थे कि भाई साहब एक भी सांसदीय क्षेत्र में ये मुझे ठीक से जीतने नहीं दे रहे, चुनाव से ठीक 3 महीने पहले। तो इस इंडी अलायंस का होगा क्या? ये इंडी अलायंस इंडी ही रह जाएगी या चिंदी रह जाएगी? हर नेता का किसी घोटाले में नाम है, राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड केस में नाम है, हेमंत सोरेन का फिर ईडी सीबीआई, फिर लालू यादव ईडी सीबीआई, तेजस्वी यादव का भी वही हाल है। हर रोज सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। एक साफ सुथरी छवि वाला एक भी नेता आपको इनकी पार्टी में नजर आता है, इनके घटक दल में नजर आता है? इंडी अलायंस में दूल्हे कम तैयार हुए, उससे पहले नाराज फूफाओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे पास आ गई, जिसमें सबसे पहला नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर के कहने लग गए कि मैं तो इस अलायंस के साथ जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास ऑफर ही नहीं आया। कांग्रेस भी अपनी चीजों को लेकर के क्लियर नहीं है। 3 महीने चुनाव को रह गए हैं, लेकिन राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए थे। हालांकि यह नहीं पता है कि भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा कौन सा भारत जोड़ दिया, अपने चाचा नेहरू का दिया हुआ अक्साई चीन जोड़ लिया है या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। बिहारियों के लिए अलायंस वैसी है, एक बीमारी की तरह। आप देखिए कि ममता बनर्जी ने आज से कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि एक बिहारी 100 बीमारी। उद्धव ठाकरे ने बिहारियों को ट्रेन में से उतार उतार के मारा है। क्या हम ये चीज नहीं भूल सकते हैं? जी, एमके स्टालिन, वो आदमी कहता है कि मैं लोकतंत्र बचाऊंगा इनके साथ मिलकर के, जो खुद एक लोकतांत्रिक पत्रकार का गला दबाने का काम कर रहा था। इस वक्त इस देश में नरेंद्र मोदी नाम की एक बारिश चल रही थी। उस बारिश में एक छाता खड़ा होता है, उस छाते का नाम नीतीश कुमार होता है, और उस छाते के नीचे बहुत सारे दल खड़े होते हैं, और वो दल कहता है कि भाई साहब, वो सभी के सभी दल नीतीश कुमार की आंखों में एकटक एक आस के साथ देख करके कहते हैं कि नीतीश भैया, हमको इस लोकतंत्र के हत्यारे से बचा लीजिए। क्योंकि उन लोगों का मानना है कि इस देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसमें बहुत सारे दल थे, चाहे वो एमके स्टालिन हो, एमके स्टालिन का दल हो, राहुल गांधी हो, या फिर सपा हो, या फिर बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं। बहुत लंबा लाइन है, मैं सभी के सभी नाम आपके सामने लेने वाला हूं। तो वो सभी खड़े होकर के नीतीश कुमार से कहने लगे कि आप ही हैं जो हमें बचा सकते हैं। नीतीश कुमार भी एक जननायक बन के खड़े हुए, एक लोकनायक बन के खड़े हुए, और उन्होंने सभी की सभी पार्टियों का हाथ थामा। दिल्ली जाकर के अरविंद केजरीवाल के साथ मिले, दिल्ली जाकर के राहुल गांधी के साथ मिले, झारखंड जाकर के हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात की, एमके स्टालिन के साथ मुलाकात की, और सबके साथ मिलकर के उन्होंने कहा कि अब हम एक अलायंस बनाएंगे। एक अलायंस जो सभी के सभी पार्टियां मिलकर के खड़ी होंगी और नरेंद्र मोदी की आंखों में एक टक देख करके कहेंगी कि भाई साहब, इस बार आपकी सरकार जो है वो हम बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। 2024 में आप सरकार बनाने का सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो एक स्वप्न था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने इसे कह लीजिए। लेकिन उस हसीन सपने का अब क्या चल रहा है? नीतीश कुमार ने फिर से वो अलायंस छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके उन्होंने बिहार में दोबारा से सरकार बनाई, और एक बार फिर से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की गोद में जा बैठे और कहने लगे कि भैया, आप जो हैं इस देश को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, आप ही इस देश के प्रधानमंत्री होने लायक हैं, और ये सब कुछ बड़ा ही साठ घाट से हुआ। लेकिन जननायक और लोकनायक बनके तो नीतीश कुमार ही खड़े हुए थे। अब उनके छाते के नीचे जितने भी पार्टियां थी, उनका क्या हाल है? हर दूसरे दिन हम लोग जो खबर सुना करते थे कि इंडिया अलायंस ये कर रही है, इंडिया अलायंस वो कर रही है, इंडिया अलायंस के पास इतने नेता, इंडिया अलायंस के पास इतनी सीटें, इंडिया अलायंस सीट शेयरिंग करेगी, इंडिया अलायंस ने आज महाराष्ट्र में मीटिंग की, इंडिया अलायंस ने आज बिहार में मीटिंग की। अब उन सभी का हुआ क्या? देखिए, नीतीश कुमार ने जब से पार्टी छोड़ी है, इस अलायंस को छोड़ा है, तब से क्या हुआ है कि राहुल गांधी एक यात्रा पे निकले हुए थे जिसका नाम था न्याय यात्रा। उस यात्रा में वो न्याय मांगने के लिए निकले हुए थे। न्याय अपने लिए मांग रहे थे कि भाई साहब, एक भी सांसदीय क्षेत्र में ये मुझे ठीक से जीतने नहीं दे रहे, या फिर किसी और के लिए, ये तो कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ, उस न्याय यात्रा में हुआ यूं कि सभी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही राहुल गांधी की न्याय यात्रा बंगाल पहुंचती है, तो ममता बनर्जी राहुल गांधी की तरफ देख करके बड़े ही प्यार से कहती है कि हम आपके हैं कौन, और उन्हें मना कर देती है कि भाई साहब, हम आपके साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े हैं, क्योंकि आप सीट शेयरिंग को लेकर कंफर्म ही नहीं कर रहे हैं कि बंगाल की कौन सी सीट से, कौन सी लोकसभा क्षेत्र से आपके कौन से नेता खड़े होंगे और कितने क्षेत्र आप हमको देने वाले हैं। इस वजह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा में वो नहीं आई, शामिल ही नहीं हुई। सोचिए कि पहले ही चरण में यह हाल इंडिया अलायंस का हो रहा है, चुनाव से ठीक 3 महीने पहले। तो इस इंडिया अलायंस का होगा क्या? ये इंडिया अलायंस इंडी ही रह जाएगी या चिंदी रह जाएगी, ये तो जनता बताने वाली है। आगे देखिए
उसके बाद झारखंड पे आ जाते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन भी अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। हेमंत सोरेन के घर पे लगातार ईडी की दबिश और 24 घंटे तक एक मुख्यमंत्री का इस देश से गायब रहना बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। जी हां, हेमंत सोरेन 24 घंटे तक गायब रहे थे, हालांकि अब मिल चुके हैं और ईडी ने उनके घर पे दबिश भी डाल दी है, किसी भी समय गिरफ्तार हो सकते हैं। तो वो अपनी राजकीय सरकार बचाएं या फिर इनके साथ अलायंस में जाकर के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखें, वहां पे वो फंसे हुए हैं। बिहार आ जाइए तो बिहार में लालू यादव लगातार एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर के चक्कर काटते काटते नहीं थक रहे हैं। तेजस्वी यादव का भी वही हाल है, हर रोज सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। तो सोचिए ये अलायंस खड़ी कैसे हो रही है। उससे थोड़ा आगे आएंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का हाल कुछ इस प्रकार से है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो खड़े होकर के कहते हैं कि भाई साहब एक बार को भारतीय जनता पार्टी को वोट कर देना, लेकिन कांग्रेस को वोट करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी पट्टी राज्यों में इस अलायंस का क्या खेल चल रहा है। उसी जगह कांग्रेस भी अपनी चीजों को लेकर के क्लियर नहीं है। 3 महीने चुनाव को रह गए हैं, लेकिन राहुल गांधी न्याय यात्रा पे निकले हुए हैं। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए थे। हालांकि ये नहीं पता है कि भारत जोड़ो यात्रा में ऐसा कौन सा भारत जोड़ दिया, अपने चाचा नेहरू का दिया हुआ अक्साई चीन जोड़ लिया है या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसका तो कंफर्मेशन नहीं है। हां, भारत जोड़ो यात्रा करने निकले जरूर थे, यह कंफर्म है। उसके बाद आप देखिए कि आप और किसी घटक दल को ले लीजिए, एमके स्टालिन, वो आदमी कहता है कि मैं लोकतंत्र बचाऊंगा इनके साथ मिलकर के, जो खुद एक लोकतांत्रिक पत्रकार का गला दबाने का काम कर रहा था, उसके मुख को दबाने का काम कर रहा था। मदुरई के जेल में मनीष कश्यप इतने समय तक रहे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन दोनों राज्यों ने मिलकर के उनके ऊपर लगाया और आज ये लोग लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। आप देखिए, शरद पवार हो या फिर महबूबा मुफ्ती हो, ये वही लोग हैं जो खड़े होकर के 370 का विरोध किया करते थे। कहते थे कि धारा 370 रहनी चाहिए, इंप्लीमेंटेड रहनी चाहिए, कश्मीर वैसा ही रहना चाहिए, कश्मीर में टारगेट किलिंग्स होनी चाहिए, कश्मीर में टेररिस्ट ग्रुप पनपने चाहिए। ये इनकी सोच है। तो सोचिए कि इस देश के लिए ये इंडी अलायंस क्या एक जहर बन करके खड़ी हो रही थी। ये बातें मैं बिना फैक्ट और बिना प्रूफ के नहीं कह रहा हूं। बिहारियों के लिए अलायंस कैसी थी? बिहारियों के लिए अलायंस वैसी है, एक बीमारी की तरह। आप देखिए कि ममता बनर्जी ने आज से कुछ समय पहले एक बयान दिया था कि एक बिहारी 100 बीमारी। तो क्या ये अलायंस बिहारियों के लिए अच्छी थी कि बिहार में इसका प्रथम मीटिंग हुआ था या फिर नीतीश कुमार इनके साथ खड़े हुए थे? उसके बाद एमके स्टालिन ने बिहार के ही पत्रकार का गला दबाया। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने बिहारियों को ट्रेन में से उतार उतार के मारा है। क्या हम ये चीज नहीं भूल सकते हैं? कहते थे कि हमारे राज्य में तुम नौकरी करने मत आओ। तो क्या ये जो इंडिया अलायंस खड़ी हो रही है, ये हम सभी के लिए फायदेमंद दिख रही है? एक आम जनता के पर्सपेक्टिव से मैं ये सोच रहा हूं। और देखिए कि ये इंडिया अलायंस में दूल्हे कम तैयार हुए, उससे पहले नाराज फूफाओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट मेरे पास आ गई, जिसमें सबसे पहला नाम है असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर के कहने लग गए कि मैं तो इस अलायंस के साथ जाना चाहता था, लेकिन मेरे पास ऑफर ही नहीं आया। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक कद्दावर नेता के रूप में देखे जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी इज मच बेटर ऑप्शन फॉर दिस कंट्री। इंडिया अलायंस के साथ कुछ नहीं होने वाला है, चिंदी रह जाएंगे। ओपी राजभर की पार्टी का कहना। उसके बाद मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती कहती है कि भाई साहब, इस अलायंस का एक विजन ही नहीं है, देश के प्रति इन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है, इनका विजन बस ये है कि नरेंद्र मोदी को हरा दे। उसके बाद केसीआर नहीं इनके साथ खड़े हुए, जगनमोहन रेड्डी खड़े नहीं हुए, नवीन पटनायक खड़े नहीं हुए, जयंत चौधरी खड़े नहीं हुए। ये सभी पूरे देश की राजनीति में विपक्षी के तौर पे बहुत बड़े नेताओं के रूप में देखे जाते हैं। तो सोचिए कि वही वाला हिसाब है कि पहले तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के सभी की सभी पार्टियां, सभी की पूरी जितनी भी इंडिया अलायंस की पार्टी थी, कह रही थी हम साथ साथ है, और अगले ही पल एक दूसरे की तरफ आंखों में आंखें डाल के कहने लगे कि भाई साहब, हम आपके हैं कौन। एक पार्टी, एक अलायंस का क्या रूप होना चाहिए? अगर यह अलायंस अच्छे तरीके से काम करती तो एक अच्छा लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो लाती कि अगर हम प्रधानमंत्री बनाएंगे अपने पार्टी के अपने इस अलायंस के किसी भी नेता को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो हम इस देश के लिए ये तरक्की करने वाले हैं, इस देश में ऐसा ऐसा कुछ होगा। एक मैनिफेस्टो तैयार होता, ऐसा कुछ नहीं आया। इन्होंने अपना एक चेहरा दिखा दिया होता कि भाई साहब, अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ये होने वाला है। इनका प्राइम मिनिस्टर तक तय नहीं हुआ था। एक बार को खड़गे साहब का नाम आया, लेकिन खड़गे का साहब का जैसा ही नाम आता है वैसे ही नीतीश कुमार मुंह फुला के बैठ जाते हैं और वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये इस अलायंस ने अपना विजन दूर तक देखा ही कहा था। बहुत सिंपल सा सवाल है सर, अगर एक अलायंस को अच्छे तरीके से काम करना होता तो वो इस देश के जनता के बारे में सोचती, वो इस देश की जनता के डेवलपमेंट के बारे में सोचती और कहती कि हां, अगर हम सत्ता में आएंगे ये अच्छी चीजें करके दिखाने वाले हैं। लेकिन कोई विजन ही नहीं था। इनका विजन ही था कि हमको बस नरेंद्र मोदी को हराना है,
बाकी काम बाद में होता रहेगा, देश का डेवलपमेंट बाद में होगा, हम आपको नौकरियां बाद में देंगे, मैनिफेस्टो बाद में आएगा, हम केंद्र में रह करके कौन सा मंत्रिमंडल अच्छे तरीके से संभालेंगे, विदेश मंत्रालय हमारा क्या करेगा, कुछ भी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ था। लिखा हुआ तो बस इतना कि भाई साहब नरेंद्र मोदी हरा देंगे। नरेंद्र मोदी गुंडा थोड़ी है भाई, वो इस देश के लिए प्राइम मिनिस्टर है ना, तो आपके पास एक विजन होना चाहिए ना। वो एज अ प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर के कह रहे हैं कि अब अगर 5 साल बाद में 5 साल फिर से मुझे मिलेगा तो मैं सीए एनआरसी लागू करूंगा, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करूंगा। उसके पास विजन है, पब्लिक उसको सपोर्ट कर रही है। तुम्हारे पास विजन नहीं है, तुम्हें पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही है, पब्लिक तो बाद में सपोर्ट करेगी, तुम पहले खुद ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। वहां पे 370 को लेकर के महबूबा मुफ्ती अरविंद केजरीवाल से नाराज रहते हैं, अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी से नाराज रहते हैं, राहुल गांधी से ममता बनर्जी नाराज रहती है, ममता बनर्जी से नीतीश कुमार नाराज रहते हैं, नीतीश कुमार से यहां पे झारखंड के हेमंत सोरेन नाराज रहते हैं। ये पूरा जो एक ये लव ट्रायंगल आपने सुना होगा, हेट ट्रायंगल, आप देखिए हेट ट्रायंगल चल रहा है, एक दूसरे के प्रति बस द्वेष, और उसके बाद कह रहे हैं कि भाई साहब हम सत्ता में आएंगे। तो ये इंडिया अलायंस का स्वरूप है। उसके बाद आप देखिए कि ईडी और सीबीआई के दबिश में इनके सारे नेता पड़े हुए हैं। हर किसी के घर पे ईडी सीबीआई जा रहा है, हर नेता का किसी घोटाले में नाम है। राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड केस में नाम है, हेमंत सोरेन का फिर ईडी सीबीआई, फिर लालू यादव ईडी सीबीआई, ममता बनर्जी ईडी सीबीआई, अरविंद केजरीवाल ईडी सीबीआई। इनमें से प्योर सोल है कौन? एक साफ सुथरी छवि वाला एक भी नेता आपको इनकी पार्टी में नजर आता है, इनके घटक दल में नजर आता है? एक भी नेता आपको नजर नहीं आएगा। तो ये इंडिया अलायंस का स्वरूप क्या था, ये अभी तक ये डिस्क्लोज नहीं कर पाए, और उसके बाद शुरू होने से पहले ही ये इंडिया अलायंस अब समाप्त होते हुए नजर आ रही है, और इंडिया अलायंस बिल्कुल ही धरातल पे जा चुकी है। दोबारा से कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जनता इनको 2014-2019 की तरह ही एक तगड़ा करारा जवाब 2024 में भी देगी। बाकी आप इस इंडिया अलायंस को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप भी यही सोचते हैं कि हम आपके हैं कौन, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए।